अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 40 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 43 और सेक्शन 44 जो है वो कवर करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता होता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन करना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं, बुक सामने रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 41 की तरफ चले जाएं। हर सेक्शन के मैंने अपने तरीके से पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जो मैं बताता जाऊं उसको नोट डाउन करते जाना। सेक्शन 41 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 41 ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एलिनेशन ऑफ फ्रीज्ड प्रॉपर्टी। प्रोहिबिशन से मुराद होता है कि रोक, रुकावट, ठीक हो गया। और आगे एलिनेशन से मुराद होता है एलिनेट। एलिनेशन से मुराद होता है कि मुंतकिली, आगे उसको मुंतकिल नहीं कर सकते, उस पर प्रोहिबिशन है, उस पर रुकावट है। यहां तक क्लियर है? किस चीज के बारे से? जो प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है, जिस प्रॉपर्टी को फ्रीज कर दिया गया है उसके ऊपर प्रोहिबिशन आ गई कि आप उसको एलिनेट नहीं कर सकते, उसको आगे मुंतकिल नहीं कर सकते। अब इसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसका कंसेप्ट ये कहता है सेक्शन 41 का कि मींस जो प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी गई है उसको कोई भी अब एलिनेट नहीं कर सकेगा। ये प्रोहिबिशन है। कोई भी प्रॉपर्टी जो फ्रीज कर दी गई है उसको आगे एलिनेशन नहीं कर सकता, कोई भी उसकी एलिनेशन नहीं हो सकती। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? उसके बाद आगे कहता है और अगर कोई एलिनेट करने की कोशिश करता है या एलिनेट कर देता है तो फिर पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट। वो कितनी होगी? विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक जो है वो कैद हो सकती है, और विद फाइन, जुर्माना भी साथ हो सकता है, और विद बोथ, या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। इट्स ऑल अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, कोर्ट की स्वाबदीद के ऊपर है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है इसका? उसके बाद सेक्शन 42 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 42 ये कहता है कि पनिशमेंट फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इन रिलेशन टू विच प्रोसीडिंग्स have been taken under this act। इसके अंदर इसका कंसेप्ट लिखें। इसमें यह कहता है कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन who knowingly acquires any assets which have been frozen under this act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine। इसमें यह कहता है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई ऐसा शख्स जिसको पता हो, जिसकी इंटेंशन हो, जो इन गुड फेथ नहीं, जिसको पता हो कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी वो उस प्रॉपर्टी को खरीदता है जानबूझकर, डेलिबरेटली, तो उसको सजा मिलेगी। कितनी है? 3 साल तक जो है वो सजा हो सकती है और 7 जुर्माना होगा। ये लिखा क्लैरिटी से, एनी पर्सन हु नोइंगली एक्वायर्स एनी एसेट्स, कि जो इस चीज को जानबूझता हो, जानकर कि ये प्रॉपर्टी को, ये एसेट्स को एक्वायर करता है, ठीक है, विच हैव बीन फ्रोजन अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हुए हैं, ठीक है, तो उसकी सजा 3 साल होगी और 7 उसके जुर्माना होगा। उसके बाद सेक्शन 43 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 43 ये कहता है कि पावर टू टेक पोजेशन, पावर टू टेक पोजेशन। इसमें ये कंसेप्ट सिंपल सा एक लाइन में लिखें। मींस जो एसेट फ्रीज हो चुके हैं या फॉरफिटेड हो चुके हैं उसका पोजेशन ले लो। अब ये कैसा कंसेप्ट है? इसके नीचे पॉइंट्स नोट करना। इसमें ये कह रहा है कि जो स्पेशल कोर्ट है, वो ऑर्डर करेगी कि वो एसेट है, उसका पोजेशन ले लो, और ये पोजेशन वो एडमिनिस्ट्रेटर को देगी जो सेक्शन 44 में अपॉइंट किया जाता है। फिर दोबारा सुन ले इसका कंसेप्ट कि स्पेशल कोर्ट जो होती है
ऑर्डर करेगी कि वो एसेट है उसका पोजेशन ले लो, और ये पोजेशन वो एडमिनिस्ट्रेटर को देगी जो सेक्शन 44 में अपॉइंट किया जाता है। अब सेक्शन 44 पढ़ेंगे कि कौन अपॉइंट करता है और वो कौन होता है। सेक्शन 44 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 44 के अंदर ये कहता है कि मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स फ्रोजन और फोरफिटेड अंडर दिस एक्ट। अब इसके नीचे इसका कंसेप्ट लिख लें। इसका कंसेप्ट क्या कहता है? इसका कंसेप्ट ये कहता है कि मींस फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक एडमिनिस्ट्रेटर को उस फ्रीज्ड ऑब्लिक फॉरफिटेड एसेट के लिए, फिर उसकी पोजेशन जो ऑर्डर होगा बाय द स्पेशल कोर्ट की तरफ से दे दी जाएगी उस एडमिनिस्ट्रेटर को। मीन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी, ठीक हो गया, और उसको जो उसकी पोजेशन दे देगी उस एसेट की, ठीक हो गया। और ऑर्डर कौन करेगा? बाय द स्पेशल कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा, ठीक हो गया। और आगे कहता है कि और अगर कोई पर्सन उसमें मसला करेगा तो एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस उसके खिलाफ एक्शन करेगा या कार्रवाई करेगा बाय द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट। और फिर आगे उसमें फर्दर ये कह दिया लास्ट पे, और एसपी उस प्रॉपर्टी को लेकर वापस करेगा उस एडमिनिस्ट्रेटर को अगर उससे छीन ली गई है वो प्रॉपर्टी तो, ठीक हो गया। कि सिंपल सा इसमें आपने कंसेप्ट याद रखना है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी, उसको पोजेशन दे दिया जाएगा उन एसेट्स का जो ऑर्डर होगा बाय द स्पेशल कोर्ट की तरफ से। फिर एक एसपी जो है वो उसकी जो है वो कार्रवाई करेगा। अगर उसको एडमिनिस्ट्रेटर से कोई प्रॉपर्टी छीन लेता है तो एसपी उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करेगा, एक्शन लेगा, और वो प्रॉपर्टी उस पर्सन से छीन के वापस किसको दे देगा? एडमिनिस्ट्रेटर को जो सरकार ने अपॉइंट किया होगा। यहां तक इसका कंसेप्ट है सेक्शन 44 का, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह सेक्शन 45 से जो है वो नेक्स्ट जो है वो वीडियो के अंदर शुरू करेंगे कि स्पेशल कोर्ट्स क्या होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स की क्या जुरिस्डिक्शन है, स्पेशल कोर्ट्स के खिलाफ जो ऑर्डर, स्पेशल कोर्ट्स के जो ऑर्डर होते हैं उनके खिलाफ जो है वो अपील कहाँ पे लाई करती है। ये सारा जो है प्रोसीजर चैप्टर 5 के अंदर जो है वो कवर अप करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।